नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। इस समय हम जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में हैं और आज का दिन इस यूनियन टेरिटरी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज वो दिन है जब दशकों के आतंकवाद के बाद एक वो दिन आया है जब आतंकवाद से पीड़ित परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाया गया है। आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने इन परिवारों के लोगों को नियुक्ति पत्र दिए और उनका जो दुख दर्द है वो साझा किया। इस पर अधिक बातचीत करने के लिए खुद मनोज सिन्हा जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आज के दिन की जो हमने चर्चा की, ये विचार कहाँ से आया? क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये बात थी और कहीं चर्चा नहीं होती मनोज जी। चर्चा सिर्फ इस बात की होती है कि आतंकवादी जब मार गिराए जाते हैं तो उनके जनाजे में कितने लोग आए, किस तरह से उनका निकाला जा रहा है, कहाँ दफनाया जा रहा है, ये सारी बातें, और जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में और वहाँ पर जो महिमा मंडन किया जाता है, तो ये जो आवाज़ है दबी रह जाती थी। इसको उठाने का, बाहर लाने का आपने विचार कहाँ से आया है? ये सच है कि एक नैरेटिव इसी तरह का चलाया जाता था। जो पाकिस्तान के आतंकवादी हिंसा में मारे जाते थे उनको कब्रगाह के लिए जगह नहीं मिलती थी, और जब आतंकवादी मारे जाते थे सेना के द्वारा या पुलिस के द्वारा तो जुलूस निकाले जाते थे। आज से 7-8 महीना पहले एक यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करता है, कुछ नौजवान हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि जो टेरर विक्टिम फैमिलीज हैं इनसे आपको हम लोग मिलवाना चाहते हैं। तो राजभवन में ऐसे 150 फैमिली से मैं मिला था, उनसे काफ़ी बातचीत हुई थी। बातचीत में एक बात ध्यान में आई कि आतंकवादियों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी, उसके 3 बच्चे थे। एक बच्चे को सरकारी नौकरी मिल गई, पत्नी को आर्थिक सहायता मिल गई, 2 बच्चे बड़ी परेशानी में थे। तो आपस में सहयोगियों के साथ मैं चर्चा कर रहा था कि कैसे इन परिवारों को फिर से रिहेबिलिटेट किया जाए। कई तरह की बातें ध्यान में आ रही थी। गृह मंत्री जी से भी मैंने चर्चा करी थी कि आप भी इसमें सहयोग करिए। मेरे दिमाग में उस समय आ रहा था कि देश में बहुत सारे ऐसे फाउंडेशंस हैं जो इस तरह के काम करते हैं, तो 1-2 से मैं बात करूंगा, कुछ गृह मंत्री जी के सहयोग से एक गिला दे दूंगा। फिर मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ युवा साथियों से कहा कि जरा ज़्यादा फैमिली से आप कांटेक्ट करिए, हम भी लोगों से कांटेक्ट करते हैं, उनकी रियल दिक्कतें क्या रही हैं समझने की कोशिश करते हैं। तो 29 जून को रविवार का दिन था, मैं पहलगांव जा रहा था। नुनवान बेस कैंप है अमरनाथ यात्रा का, तो यात्रियों की सुविधा और सिक्योरिटी रिव्यू के लिए जी। तो इन नौजवानों से मैंने कहा कि साउथ कश्मीर की जो इस तरह की फैमिलीज हैं, टेरर विक्टिम फैमिलीज, उनको आप अनंतनाग में बुलाइए। तो मैं 1 घंटा उनसे मिल करके समझ करके तब जाऊंगा। कुछ चीज़ें नई ध्यान में आई। तो ये 29 जून की बात है, मैं मिला। उसमें एक लड़की खड़ी हुई, उसने बताया कि मेरे पिताजी एसपीओ थे, आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी। मेरी माँ ने भीख मांग करके मुझे और मेरी छोटी बहन को पाला। हमारे रिश्तेदार भी हमको पहचानने से इनकार कर दिए थे। और उसने जो दूसरी बात बताई कि मारने वाले सरकारी नौकरी में है। उस दिन मेरे दिमाग में आया कि इस तरह की घटनाएं और भी हो सकती हैं। जो मारने वाले हैं उनको सरकारी नौकरी और जिनको मारा गया वो सड़क पर भीख मांगने, ये उस लड़की ने कहा। और उस समय हमारे साथ प्रशासन के आईजी कश्मीर थे, वहाँ के अनंतनाग के डीसी, डीआईजी, एसएसपी थे। तो उस दिन मेरे ध्यान में आया कि इस तरह की घटनाएं और हो सकती हैं। फिर मैंने सीआईडी से इनपुट लिया, प्रशासन के साथियों से बात की। नेक्स्ट डे हमने एक बड़ी मीटिंग करी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, होम सेक्रेटरी, सारे जिला कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर्स, आईजीज, और उसमें इस मुद्दे पर खुल के चर्चा हुई। तो 3-4 फैसले हम लोगों ने किए। एक यहाँ SRO 43 बना हुआ है, जो टेरर विक्टिम्स को सरकारी नौकरी देने के लिए कानून बना। उसका लाभ जिनको नहीं मिला, एक फैसला हम लोगों ने किया कि इन्हें लाभ दिया जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आर्थिक सहायता मिल गई, नौकरी नहीं मिली। कुछ को आर्थिक सहायता और नौकरी दोनों नहीं मिली। तो ये 2 फैसले हुए कि जिनकी आर्थिक सहायता बाकी हो दिलवाना, नौकरी जो एलिजिबल है उन्हें जरूर देना। तीसरा, अगर उस फैमिली में कोई सेल्फ इंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 10 लाख तक का ऋण बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के मिलता था। तो प्रधानमंत्री जी ने उसे 20 लाख कर दिया। तो जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी को भी बुलाया था। हमने कहा कि भाई ऐसे अगर 1000-2000 नौजवान होंगे तो प्राथमिकता पर हम चाहेंगे कि उन्हें आप फाइनेंस। उन्होंने कहा था एकदम हम एक स्पेशल सेल बना करके इस काम को पूरा करेंगे।
एक बात ध्यान में आई कि कई लोगों की एफआईआर नहीं हुई थी, कई लोगों की प्रॉपर्टी आतंकवादियों ने खुद कब्जा कर ली थी। तो हेल्प डेस्क बनाने का आदेश हुआ, हर जिले में डीसी एसपी के यहाँ एप्लीकेशन कामबार लगने लगा। वो जो आवेदन आए थे वो सेक्रेटेरिएट आए, जीएडी और यहाँ के प्रमुख सचिव गृह नोडल अफसर हैं, उन्होंने जांच करके आज 40 ऐसे पात्र व्यक्तियों को नौकरी दी गई है। एप्लीकेशन की संख्या ज़्यादा है, हम भी कोई गलती न कर बैठे इसलिए एक एक एप्लीकेशन को थारोली जांचा जा रहा है, पुलिस की रिपोर्ट, सीआईडी की रिपोर्ट। तो एक काम आज तेज गति से बढ़ा है। आपने जो बात कही कि आतंकवादियों ने भी घरों पे कब्जा कर लिया था, फिर आपने ये भी कहा कि आतंकवादियों को ही नौकरियां मिल गई थी। मैं लगातार देखता हूं कि आपकी ओर से रिपोर्ट आती है कि कई ऐसे लोग हैं इनको बर्खास्त किया जा रहा है। ये परिस्थितियां कैसे बन गई, ये कि तंत्र पूरा मिल गया? एक पूरा इकोसिस्टम इस तरह का बन गया था और जिसमें न्याय पाना, जैसे आपने सुना एक आदमी वहीं कह रहा था कि मैं दौड़ता रह गया कि डिपेंडेंट सर्टिफिकेट मुझे बना दिया जाए, मैं नहीं पा सका। अब परिस्थितियां बदल गई हैं और जो गृहमंत्री जी बात बार बार कहते थे कि केवल टेररिस्ट नहीं, पूरे इकोसिस्टम को हमें समाप्त करना है, तो वो इकोसिस्टम काफ़ी हद तक समाप्त हुआ है। प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आई, इसके कारण ये परिस्थितियां बदली हैं। अगर हम पहलगाम हमले की बात करें, उसका आपने भी जिक्र किया, क्या आप ये नहीं मानते हैं कि वो एक बड़ा सेटबैक था कश्मीर के पर्यटन उद्योग के लिए, और उससे उबरने के लिए अब आप क्या उपाय कर रहे हैं? केवल सेटबैक नहीं था, मैं समझता हूं कि भारत की आत्मा पर चोट था। ये सच है कि अगर आंकड़ों को आप देखेंगे, पैरामीटर्स नापेंगे, तो चाहे सिविलियन किलिंग्स हो, फोर्सेस की किलिंग हो, बंद हड़ताल, ये सब उस या रिक्रूटमेंट, तो उसमें बड़ा भारी परिवर्तन हुआ है। आप कह सकते हैं जिन कारणों का मैंने जिक्र किया कि स्थिति सामान्य हो गई है। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जहां 150 सवा 100 लोकल टेररिस्ट होते थे, पिछले साल महज 6 थे और इस साल आज जुलाई 6 महीने से ज़्यादा हो गया, केवल एक आदमी लोकल टेररिस्ट रिक्रूट हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि स्थानीय लोगों में आतंकवाद और पाकिस्तान से मोह भंग हो गया है। वो भारत के साथ अपना भविष्य देख रहे हैं, उनको भी पीस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए। लेकिन हमें दुर्भाग्य से ऐसा पड़ोसी मिला है जिसकी स्टेट पॉलिसी ही है टेररिज्म, वो इन्फिल्ट्रेट कराता है टेररिस्टों को। बड़ी संख्या में इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। हमारे सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस बहादुरी से उनका मुकाबला कर रहे हैं। और पहलगांव की घटना भी सोची समझी साजिश थी पाकिस्तान की। अब तो एनआईए ने जांच में बता भी दिया है कि कौन लोग थे, वो पाकिस्तान के आतंकवादी थे। एनआईए जांच कर रहे, मुझे लगता है कि उनका भी अंजाम वही होगा। लंबी आयु इनकी नहीं होती है, जितने देर इंतज़ार करना है हम इंतज़ार करें। लेकिन मैं मानता हूं कि एक सोची समझी रणनीति की तरफ बेगुनाह निरपराध लोगों की हत्या करके एक तो कम्युनल डिवाइड पैदा करने की कोशिश, दूसरा कश्मीर के लोग जो देश के दूसरे हिस्सों में हैं उन पर आक्रमण हो ताकि फिर से कश्मीर में वो भाव पैदा हो, एलिनेशन का। तीसरा कि अगर यहाँ प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, इकोनॉमिक कंडीशन सबकी बेहतर हो जाएगी, तब हमारे लिए कौन मिलेगा। तो इनको फिर से आर्थिक रूप से भी कमजोर कर दो ताकि पत्थरबाजी के लिए कुछ पैसों पर हमें लोग मिल सकें। ये सोची समझी रणनीति थी। भारत सरकार ने जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, मैं समझता हूं कि उसमें सबक अच्छा मिला है और मैं उम्मीद करता हूं कि सद्बुद्धि आएगी। पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि सिंदूर जो है, ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं हुआ है, पॉज है उस पर। चल रहा है, सही बात है। और उन्होंने तो सीधे कहा कि किसी भी आतंकवादी घटना को हम टेरर ऑफ एक्ट ऑफ टेरर नहीं, एक्ट ऑफ वार मानेंगे। तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा संदेश और क्या हो सकता है प्रधानमंत्री जी ने जो दिया है। एक जो दूसरा फैसला भारत ने किया इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, उसका आप क्या इम्पैक्ट देखते हैं? क्योंकि ये कोशिश की जा रही है कि वो जो पानी है उसको देश के अन्य राज्यों में ले जाया जाए। अब मैं पास्ट में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत ही सोच समझ करके फैसला भारत सरकार ने किया, प्रधानमंत्री जी ने किया है। इनकी दूरदर्शिता का ये प्रमाण है। इससे जम्मू कश्मीर को भी और इतना एक्सेस वाटर मिलेगा कि देश के दूसरे हिस्सों को भी पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सकता है। हमारी कृषि उपज की बढ़ोतरी और सिंचाई के साधन तथा बिजली उत्पादन दोनों में असर पड़ेगा।
लेकिन पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, पत्र भेज रहा है कि भारत इस फैसले पर दोबारा विचार करे। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, मुझे लगता है कि बातचीत तभी होगी जब आतंकवाद बंद करोगे। तो जिस दिन पाकिस्तान आतंकवाद और उसकी फैक्ट्री बंद कर दे, मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार को बात करने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। पहलगाम में जो बैसन घाटी जहां पर यह घटना हुई थी, आतंकी हमला, उसको लेकर के पूरे देश में एक उबाल भी आया था, गुस्सा भी था। अभी भी जो लोग आते हैं वो जाना चाहते हैं, वहाँ पे देखना चाहते हैं। क्या कोई ऐसी योजना है कि वहाँ पर उस घटना में मैं उसके बारे में कुछ तथ्य आपको बताना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने गलतफहमी पैदा की। देखिए, बैसन घाटी में गाहे बगाहे पहले से भी लोग जाते थे। घटना के 3 दिन पहले से वहाँ पर्यटक जाना शुरू हुए। वहाँ बड़ी बारिश हुई थी, कीचड़ था, और एक प्राइवेट प्लेयर ने जेके टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन में उस स्थान पर जिप लाइन और बाकी सुविधाओं के लिए आवेदन किया था और पार्ट पेमेंट भी किया था। लेकिन जेके टीडीसी को फुल पेमेंट नहीं हुआ था और कोई परमिशन उसके पास नहीं थी। 19 तारीख को ही, 19 अप्रैल को पहली बार टूरिस्ट गए। अगर बैसरन घाटी जिन्होंने देखा होगा वो इस बात को जानते होंगे कि वहाँ एक सरकारी कमरा भी नहीं है जहाँ फोर्स रह सके। ये ठीक है कि यात्रा के दौरान 3 टियर सिक्योरिटी अपर रीचेज पर भी आर्मी के लोग हैं, वो इंतजाम होते हैं। उस घटना के बाद गृह मंत्री जी 22 अप्रैल को ही आए थे, यहाँ उन्होंने सुरक्षा की समीक्षा की थी और उसमें यह फैसला किया गया था कि कुछ टूरिस्ट स्पॉट हम अभी बंद करते हैं, तो कुछ बंद कर दिए गए थे। और उन्होंने निर्देश दिया था कि जो भी पर्यटक स्थल खोले जाएंगे वहाँ नफरी माने सिक्योरिटी का इंतजाम हम जरूर करेंगे। उसमें से काफ़ी हमने खोल दिए हैं, जो बाकी बचे हैं फेज वाइज वो भी खोलेंगे। क्योंकि अमरनाथ जी की यात्रा चल रही, इसलिए बैसरन घाटी अभी नहीं खुली है। अमरनाथ जी की यात्रा के बाद उसका रिव्यू करके जहाँ भी जो भी पर्यटक स्थल से सब खोले जाएंगे, लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होने के बावजूद। सामान्य तौर पर एक यहाँ धारणा थी, आप भी इससे परिचित होंगे, कि कभी टूरिस्ट पर अटैक आतंकवादी नहीं करता है। ये बर्बरपूर्ण आक्रमण पहली बार इस तरह से हुआ है। तो जो बैसन घाटी में जहाँ घटना हुई, क्या वहाँ कोई एक स्मारक बनाने की बात है? मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर ने घोषणा की थी। मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है और ये पहल अच्छी है, इसको जरूर पूरा किया जाएगा। दूसरा प्रश्न है अमरनाथ यात्रा का, जिसका आपने जिक्र किया। श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर सारे अरेंजमेंट्स किए, आप वहाँ पर गए भी थे, समीक्षा भी आप कर रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि इस घटना के कारण थोड़ा सा अभी जो है यात्रियों की संख्या में कमी आई है? देखिए, मैं आपको तथ्यात्मक बात बताता हूँ। 22 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन जो यात्री करा रहे थे वो गत वर्ष से मोटे तौर पर 18% ज़्यादा था। 22 अप्रैल की घटना के बाद रजिस्ट्रेशन में सडन बड़ी गिरावट आई और 8-10 दिन तो मैं समझता हूँ 2-4 रजिस्ट्रेशन होते थे। फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई। पंजीकरण के लिहाज से देखें तो गत वर्ष की तुलना में 12% कम पंजीकरण हुआ है। लेकिन इसी से जुड़ा एक प्रश्न ये भी है कि कई लोग ये कह रहे थे कि जैसे दिल्ली में हुआ एलजी बनाम सीएम, वैसे यहाँ भी इस यूटी में भी होगा एलजी बनाम सीएम। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी स्थिति न हो। मेरे अच्छे संबंध हैं यहाँ के मुख्यमंत्री जी से, मुद्दों पर हमारी उनकी चर्चा भी हो जाती है। लेकिन कई अपॉइंटमेंट्स को लेकर के अभी भी जैसे स्थिति स्पष्ट नहीं की। एडवोकेट जनरल की फाइल वो कहते हैं कि अटकी हुई है, हो नहीं रहा अपॉइंटमेंट। अब ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि मीडिया में मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। एक बात मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि एमएचए ही कंट्रोलिंग अथॉरिटी है यूनियन टेरिटरी की। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में सबके अधिकार डिफाइंड है। मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर और देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी सीमाएं जानता हूँ। सीमा का अतिक्रमण मैं कभी नहीं करूँगा। पर एक बात जो भी हाल में उन्होंने कही वंदे भारत शुरू होते समय की, मनोज जी का तो प्रमोशन हो गया, मेरा डिमोशन हो गया। अब वो भाषण में उन्होंने कहा होगा, इसका अर्थ मैंने अगर कायदे से देखें प्रोटोकॉल में एलजी भारत सरकार के स्टेट मिनिस्टर से नीचे आता है, अगर वास्तविकता में देखें तो। और मैंने वो मुख्यमंत्री हैं, चुनाव जब वो लड़े थे तब भी वो यूटी था। तो ये मान करके तो मैं समझता हूँ कि चुनाव वो लड़े ही थे कि हम जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के सम्मुख रखा। मुझे लगता है उसके पीछे मंशा यही रही होगी कि स्टेटहुड वाली बात जल्दी से हो सके। आज का जो दिन है इसको लेकर के भी कई तरह की बातें उनकी ओर से कही गई। आप जानते हैं इस दिन का भी एक तरह का इतिहास रहा है यहाँ पर, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या वो जो कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि
किसी को जाने नहीं दिया जा रहा, हाउस अरेस्ट कर दिया गया। मैं आज दूसरे काम में व्यस्त था, आप उस कार्यक्रम में थे। मैं अनेक लोगों के आंसू पोंछने का काम कर रहा था। पुलिस प्रशासन समय समय पर इस तरह के फैसले लेता है। कोई नया काम किया ऐसा मैं नहीं मानता हूं, पीछे भी शायद इसी तरह से होता रहा होगा। मैं पूरी जानकारी मैं लेकर के आपको बताऊंगा। मनोज जी, आपकी अगर बात करें स्वयं की, तो 5 साल अभी अगस्त में पूरा होने जा रहा है आपको। आगे क्या रोल रहेगा आपका? ये तो मैं नहीं जानता कि मेरा क्या रोल होगा। मैं इतनी बात जानता हूं कि एक जिम्मेदारी मुझे भरोसे के साथ दी गई थी। मेरी जितनी बुद्धि है, जितना विवेक है, जितनी क्षमता है, उसका ईमानदारी से मैं निर्वहन करूं, इसकी मैंने कोशिश की है। अभी मेरे सामने केवल एक ही लक्ष्य है कि बाबा अमरनाथ की यात्रा जो हो रही है कुशलतापूर्वक हो। यहाँ से जो लोग वापस जाएं वो ये भाव लेकर के जाएं कि नहीं, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के प्रशासन ने और श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष के नाते श्राइन बोर्ड ने हमारा अच्छे तरह से ख्याल रखा। बाबा अमरनाथ का आशीर्वाद सबको मिले, हमें भी प्राप्त हो, और आगे जो बाबा की कृपा होगी वो देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। धन्यवाद अखिलेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू सो करके। मच। थैंक यू।